नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोनो टाइम्स। बात करें मुख्य समाचार की तो बजट को लेकर के अब तक जनता में भी नाराज़गी दिख रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार हल्ला बोल रहा है। विपक्ष से ही आज हम बात करेंगे। राहुल गांधी ने बजट को लेकर के कहा कि ये जो है बजट ही कुर्सी बचाओ बजट है। और अभी हमारे साथ हैं आरबी बोध, इनसे हम बात करेंगे, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि इस बार के बजट को कुर्सी बचाओ बजट क्यों कहा गया? असल में देखिए, कल मैं पूरे बजट का अध्ययन किया। बेसिकली हम IITian हैं, IIT से एमटेक हैं, तो हम लोग टेक्निकल हैं। टेक्निकल जो ग्राउंड होता है, किसी भी देश का डेवलपमेंट जो होता है, किसी विकसित देश का आप पता कर लीजिए कि वो देश डेवलप क्यों है, वो वहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी से होता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, माननीय राहुल गांधी जी ने अभी जो उस बजट पे भी बोला है कि जो हमारे यहाँ भीषण बेरोजगारी है, उस भीषण बेरोजगारी को दो तरीके से आप दूर कर सकते हैं। एक तो सर्विस सेक्टर होता है, तो सर्विस सेक्टर की एक लिमिटेशन है कि आप गवर्नमेंट कितनी नौकरियां, कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन जो है मेन नौकरी जो मिलती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप जब डेवलप करेंगे, आप देखिए चाइना जो है 1-1 वाट का 2-2 वाट का बल्ब बना के दे रहा है। 60% जो है हमारे यहाँ देखिए इंजीनियरिंग में जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, ये 3 ब्रांचों का बड़ा सेक्टर होता है। ये करीब करीब सारे इंजीनियरिंग का 60% कवर करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल के एक देख लीजिए आप, दीपावली में एक झालर भी आप चाइना से मंगा रहे हैं, 1 वाट 2 वाट का बल्ब भी अपने यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। और जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, पूरे आपकी मार्केटिंग का 60% चाइना दे रहा है आपको। और चाइना जो है बिना ड्राइवर की कार बना दिया, और हम लोग अभी तक ठेले पे नाम लिखवा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ ये है, ये दुर्भाग्य है देश का कि हम लोग ठेले पे नाम लिखवा रहे हैं कि ये ठेला किस जाति का है, किस बिरादरी का है। और इनका मंशा ये है कि ये पिछले 10 सालों में केवल आप सांप्रदायिक बात करते रहे कि हर बात को कैसे सांप्रदायिक किया जाए, हर बात को कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए। और हिंदू मुसलमान एक बहाना होता है, असल में निशाने पे जानते हैं शेड्यूल कास्ट होता है। शेड्यूल कास्ट जैसे आप ठेले पे नाम लिखवाएंगे, तो बाबा साहब ने कहा था कि बाबा साहब का देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक अर्थशास्त्र पे था। उन्होंने कहा था दलित समाज के लिए कि आप शहरों की तरफ बढ़िए, आप व्यवसायी दिमाग का बनिए। तो बहुत सारे हमारे समाज के लोग जो है वो जाति छिपा छिपा करके व्यवसाय करना शुरू किए। अब इनको यह है कि निशाने पे मुसलमान के साथ दलित को भी लेना है, तो इनकी अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट करना है। तो मुसलमानों के बहाने जब दुकानों पे हर जगह जब इनके नाम लिखे जाएंगे, आप बताइए, मतलब आप कांवड़ियों को लेकर के बोल रहे हैं कि जो नेम प्लेट वगैरह रखी। हाँ जी, कि आप बताइए कि चाइना जो है बिना ड्राइवर की कार बना रहा है और आप ठेले पर नाम लिखवा रहे हैं, तो आप चाइना से कैसे कंपटीशन करेंगे? आप ये देखिए ना कि हम जो है डेवलप कंट्री का जब नकल करेंगे, उसकी साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हमारी क्या जा रही है, तब तो हम हो पाएगा। हमारे यहाँ टोटल हर बात को सरकारें अपने बजट से सांप्रदायिक माहौल बना रही हैं। तो ये पूरा का पूरा बजट कहीं न कहीं हमारे युवाओं को निराश करने वाला है। कि एज ए एक्सपर्ट इंजीनियर हूँ मैं देख रहा हूँ कि गांव का गांव ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MTech करके बैठा हुआ है, और आप 1 करोड़ युवाओं को हर साल अप्रेंटिस कराएंगे। भाई आप तो ये बताइए कि जॉब कहाँ क्रिएट करेंगे? अप्रेंटिस कराएंगे, लेकिन जॉब आप इनको कहाँ रखेंगे फिर ले जा करके? 5 साल तक आप 5 करोड़ तो तैयार कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास 20 करोड़ जनसंख्या बैठी हुई है, लेकिन आप जॉब तभी क्रिएट हो पाएगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करेंगे। ये माननीय राहुल गांधी जी बार बार सदन में बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और क्या चीज़ें जो हैं ऐड हो कि बजट अच्छा रहेगा आम जनता के लिए? देखिए, ऐसा है ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन लोगों का किसी तरह का विजन क्लियर नहीं है। आपको मैं बता दूं, जैसे क्या होता है ना कि जो
होनी ये चाहिए थी कि अर्थशास्त्रियों की टीम होनी चाहिए थी, वैज्ञानिकों की टीम होनी चाहिए थी, और वो टीम जो बनाती है कोई बात किसी चीज़ पे जब डिबेट करती है तो प्लान इनके यहाँ तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेके जितने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, कोई विजन इनके पास नज़र आता हो केवल सांप्रदायिकता के अलावा? तो बताइए। पूरा जो है मतलब पेपर कराते हैं, पेपर मतलब इतने देश में जितनी भी परीक्षाएं हो रही सबके पेपर आउट हो जा रहे हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं कि जब पूरा युवा वर्ग जो है निराश बैठा हुआ है, हम कहते हैं सिलेक्शन हो चाहे ना हो अलग विषय है, लेकिन पेपर तो फेयर होना चाहिए ना। इसलिए जब तक जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट बनाई जाए, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के सामान बनाए जाए, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से सामान बनाए जाए, हमारे यहाँ कंप्यूटर के सामान बनाए जाए, ये सब तो टेक्नोलॉजी होती है। तो जितना प्रोडक्शन आप साइंस टेक्नोलॉजी का करेंगे उतने ज़्यादा हमारी बेरोजगारी दूर होगी और उतना साइंटिफिक माहौल बनाना पड़ेगा उसके लिए। जी। अच्छा, आपने सांप्रदायिकता की बात करी, अभी ओम प्रकाश राजभर ने फिलहाल ही बोला है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, मतलब कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ही करी। अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल है, एनडीए में शामिल है, तो जिस तरीके से वो भी अब हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? असल में देखिए ऐसा है कि एक तरह से कह लीजिए कि बीजेपी के साथ जो भी अलायंस जुड़े हुए हैं और बीजेपी के खुद के लोग, बता रहा हूँ, इनकी सारी की सारी प्लानिंग फेल होती जा रही है। जितने एजेंडा चलते हैं, अब आप देख लीजिए कि हिंदुत्व का मुद्दा कितना बुरी तरह से फेल हुआ ना, इतना बुरी तरह से फेल हुआ कि इसको दलित और पिछड़ों में जितनी ज़्यादा चेतना आ गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 80,000 करोड़ रुपया लगाया गया था राम मंदिर और राम पथ बनाने में। 50,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, 30,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का था। लेकिन ये स्थिति हो गई कि इतनी बुरी हार हुई जिसको पूरी दुनिया में जो है बेइज्जती हो रही है इनकी जो है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हिंदुत्व का मुद्दा फेल रहा, काशी मथुरा तमाम बातें बताते रहे वो सब फेल रहा, राम मंदिर का मुद्दा फेल रहा। इसका मतलब कि इस देश की जनता इन सारी बातों से ऊब चुकी है और इनके पास कोई और विकल्प नहीं है कि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि काम तो कोई हुआ नहीं, न ठोस काम किसी क्षेत्र में हुआ हो तो बता दीजिए। तो इसलिए ये आखिरी सांस ले रहे हैं और ये कोई अब चल नहीं पाएगा, ये जनता इतनी जागरूक हो गई। जी। तो अभी आने वाले, अब आपने चुनाव की बात कर दी है जिस तरीके से, तो आने वाले उपचुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, क्या होगा आने वाले उपचुनाव में? आने वाले चुनाव में देखिए, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, उनकी संख्या इस देश में 85% है मिला करके, और वो इतना राजनीतिक रूप से जागरूक हो गया है कि वह समाज जो है अब मान्यवर कांसी राम साहब के उन्होंने बताया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे देखिए अखिलेश यादव ने इतना सही टिकटों का वितरण किया है कि 7 कुर्मी जीते हैं, 5 पासी जीते हैं, 2 चमार जीते हैं, 3 निषाद जीते हैं, 3 मौर्या जीते हैं। तो ये जनसंख्या के अनुपात में टिकट का वितरण हुआ है, इसलिए वो सीटें जीती गई है। और माननीय राहुल गांधी जी ने भी अब वो प्लान बना लिया है कि वो कांसी राम के फार्मूले को कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और मैं बहुजन समाज से आता हूँ, दलित वर्ग से आता हूँ। दलित वर्ग अभी जो आपको वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन को जो वोट दिया है, वो वोट दिया है केवल और केवल संविधान बचाने के नाम पे दिया, और संविधान बचा करके अपने घर वो जा चुका है। लेकिन अब वो इंतजार कर रहा है कि जो हमें जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी देगा, हम उसी के साथ जुड़ेंगे। अब उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्लान बना चुकी है। माननीय राहुल गांधी जी का भी आदेश है ना कि वो सामाजिक न्याय का जो विजन लेके चल रहे हैं, उस विजन को लागू करेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से बढ़ेगी। देखिए, हमारे साथ हमने कि कांग्रेस से थे, हमने बात करी और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि संविधान को बचाने का जो ये चुनाव है, संविधान को बचाने के लिए होगा। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सोलो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।